नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रभुदान चारण है। मेरे एक मित्र दीपक जी का परसों मेरे पास फ़ोन आया और वो बताया उन्होंने कि हमें प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के ऊपर कुछ लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी चाहिए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जिसमें नेशनल पार्क्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स आते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स आते हैं, टाइगर रिजर्व्स आते हैं, बहुत सारे इस तरह के एरियाज आते हैं जो सरकारों द्वारा चिन्हित किए जाते हैं ताकि बायोडायवर्सिटी को बचाया जाए। तो इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप एक दो क्वेश्चंस देखते होंगे और ये आपके जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, एनवायरमेंट साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज आपके जीके के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पे मैं आपको ऑथेंटिक और लेटेस्ट जानकारी जो है 2020 के हिसाब से आपको हर एक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और भारत में जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है उनके ऊपर अपन थोड़ी सी बातें करेंगे और किस किस एग्जाम्स में अब तक किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक को लेकर के, तो उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन इंडिया। जैसा कि आप लोग जानते हो, भारत जो है 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज क्या होती है कि वे राष्ट्र जहां पर जैव विविधता बहुतायत रूप से पाई जाती है और एंडेमिक स्पीसीज जो है वो ज्यादा पाई जाती है। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रजातियां जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र ही में मिलती हैं, है ना, और कहीं नहीं मिलती। तो इस तरह की स्पीसीज जो है एंडेमिक स्पीसीज कहलाती हैं, है ना। तो ऐसी स्पीसीज जिस कंट्रीज में ज्यादा होती है उनको अपन मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्री कहते हैं। तो 1998 में ये 17 राष्ट्र चिन्हित किए गए। ये अगर अपन देखें विश्व के नक्शे पर तो जो इक्वेटर और इसके आसपास जो आपका ये ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिक्स के बीच में ज्यादातर कंट्रीज इस एरियाज के अंदर ही है आती हैं। इनमें 17 कंट्रीज में से जैसे ब्राजील है ना, अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, मेडागास्कर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है ना। इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज जो है ये इसमें जो इक्वेटर के आसपास कंट्रीज आती हैं, ये लगभग 17 कंट्रीज हैं जहां पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है और एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा रहती हैं, तो उनको मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कहा गया। तो भारत भी उनमें से एक मेगा बायोडायवर्सिटी या मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। अब अगर अपन भारत की बात करें, भारत के लिहाज से कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 2.4% ही है। और यहाँ अगर अपन पॉपुलेशन की बात करें तो ये तो इसका एरिया है इतना वर्ल्ड के एरिया की तुलना में, और पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 16.7% या अपन रफली कह दें तो 17% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वो भारत के अंदर रहती है। ठीक है, उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछे, छोटे छोटे आंकड़े हैं। भारत के अंदर विश्व की कुल जो मवेशी हैं, लाइव स्टॉक्स है, उसका 18% ऑफ दी लाइव स्टॉक्स जो है भारत के अंदर हैं। जो मवेशी हैं, ये जानवर जितने भी, तो ये मवेशी जो है भारत में, दुनिया के 18% मवेशी भारत में रहते हैं। और अगर जैव विविधता की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो वर्ल्ड की 8% जो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता भारत के अंदर पाई जाती है। इसलिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंडेमिक स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज केवल यहीं पाई जा रही हैं और कहीं नहीं है अब, तो उनका भी जो एक तरह से होम है भारत। एक जैसे एग्जांपल बताऊं, कुछ एक एंडेमिक स्पीसीज जैसे आप देखिएगा, जैसे टाइगर है ना, वाइल्ड टाइगर। देखो, टाइगर तो जू में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वाइल्ड कंडीशन में टाइगर जो है ना भारत में सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। लगभग भारत ही में, अब कुछ एक देशों में बच गए हैं। तो एक इस हिसाब से यहाँ पर एक केवल यहाँ टाइगर, वाइल्ड टाइगर भारत में पाए जाते हैं। इसी तरह से जो आपके एशियाटिक लॉयन है, जैसे गिर के अंदर जो आपने देखा है एशियाटिक लॉयन जो है वो गिर में जो है भारत ही में पाए जाते हैं। उसी तरह से एशियाटिक एलिफेंट एशियाई हाथी जो है वो भी भारत ही में पाए जाते हैं। इसी तरह से गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा में पाई जाने डॉल्फिन जो है वो भी भारत ही में पाई जाती है। ठीक है, उसी तरह से स्नो लेपर्ड्स हैं, वो भी भारत में ही पाए जा रहे हैं। इसी तरह से कश्मीर के अंदर एक कश्मीरी मृग जिसको अपन कहते हैं, या उसको अपन कश्मीरी स्टैग जो है
वो भी है भारत ही में, कश्मीर में भी दाचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, वहां पर ही पाया जाता है। दाचीगम नेशनल पार्क में ही कश्मीरी स्टेक पाया जाता है। उसी तरह से अगर आपको पता है काजीरंगा, जो वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां पर पाए जाते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के इन सब जीवों का, इस तरह से गोडावण भी अब केवल भारत ही में रह गए हैं। जैसे पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स में थे, लेकिन अब वहां से भी खत्म हो गए हैं, भारत में ही गोडावण पाए जाते हैं। तो गोडावण के लिए भी एक होम है भारत एकमात्र। उसी तरह से लॉइन टेल्ड मकाक जो है वेस्टर्न घाट पे, नीलगिरी की पहाड़ियों के पास में, तो ये जो है लॉइन टेल्ड मकाक भी केवल यहीं पाया जाता है। तो इन सब जीवों का घर भारत है। इसलिए देखा जाए तो ये एक यूनिकनेस है ना, इसलिए भारत मेगा डायवर्सिटी कंट्रीज में आता है। अब अगर अपन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की अगर भारत में बात करें, तो अभी IAS प्रीलिम 2011 में एक क्वेश्चन पूछा है, उसको मैं पहले बताता हूँ, फिर आपको प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में बताता हूँ। तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया ExC2 बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के तहत आता है। अब अपने को बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की अगर बात करें, तो थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं इन सीटू कंजर्वेशन मेथड है, दूसरा है ExC2। इन सीटू का मतलब क्या होता है, स्वस्थानीय या अंतर स्थानीय। मतलब क्या होता है कि जो जीव जहां पर पाए जाते हैं उसी एरिया के अंदर उसका कंजर्वेशन कर दिया जाए, उसी हैबिटेट के अंदर। तो अब इसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये जितने भी नेशनल पार्क आ गए हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई है, या बायोस्फीयर रिजर्व आ गए हैं, है ना, इस तरह से जो टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, ये सारे के सारे क्या है, इन सीटू बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। और ExC2 बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है, इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है इन बायोडायवर्सिटी के जो पर्टिकुलर रीजन में जो बायोडायवर्सिटी, वहां से उनकी जगह से मूल आवास से ले जाके किसी और आवास में उनका संरक्षण कर लिया जाए, तो उनको अपन क्या कहेंगे, ExC2 बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। अब ExC2 बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, जैसे सीड बैंक, जैसे पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपन सीड बैंक यूज कर लेते हैं ना, उसी तरह से जीन बैंक है ना, उसी तरह से आपके बॉटेनिकल गार्डन है। बॉटेनिकल गार्डन में क्या करते हैं, पेड़ पौधों को उसके मूल आवास से हटा करके किसी पर्टिकुलर जगह पे रिसर्च वगैरह के लिए अपन लगा लेते हैं, तो बॉटेनिकल गार्डन हो गया, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन ब्रिटेन में क्यू वाला है ना, और भारत में कोलकाता में बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जू है ना, तो ये भी क्या है, ExC2 कंजर्वेशन की मेथड है। तो IAS 2011 में प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन सा ExC2 बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड है। उसमें एक ऑप्शन था नेशनल पार्क, दूसरा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा था बायोस्फीयर रिजर्व और चौथा था बॉटेनिकल गार्डन। तो आपको ध्यान होना चाहिए, बॉटेनिकल गार्डन जो है वो ExC2 कंजर्वेशन मेथड है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के हिसाब से प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की। तो भारत के अंदर जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण हेतु पॉलिसी फ्रेमवर्क करने का काम कौन करता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, है ना। तो होता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, है ना, NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये क्या काम करता है, भारत के अंदर जैव विविधता तथा वन्य जीव संरक्षण हेतु पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है। और इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का चेयरमैन होता है। और ये बोर्ड किसके तहत काम करता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये बनाया गया था, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एक जो क्वेश्चन अभी बहुत करंट जीके के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है भारत में अब तक जो है 3 ही बने हैं। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाए जाते हैं, और इसमें अभी तक भारत में केवल 3 वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बने, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। सबसे पहला बना था 1983 में, और 1983 से 2001 तक ये नेशनल प्लान एक्शन प्लान था।
नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। दूसरा जो वाइल्ड लाइफ नेशनल एक्शन प्लान बना है वो 2002 से 2016 के लिए बना। और तीसरा जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बना वो बना 2017 से 2031 तक। अभी 3 ही वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बने हैं। ये पहला बना था 18 साल के लिए, दूसरा था 16 साल के लिए और तीसरा भी 16 साल के लिए। अब इस नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का काम क्या होता है? इस नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के कुछ प्रमुख काम होते हैं। पहला तो होता है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को बढ़ावा देना। किसी भी राष्ट्र में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क मतलब वाइल्ड लाइफ बनाना, नेशनल पार्क बनाना, बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, टाइगर रिजर्व, इस तरह के जो है प्रोटेक्टेड एरिया को बनाने का काम करना। ठीक है, पहला काम तो ये होता है। दूसरा काम होता है बायोडायवर्सिटी को बढ़ाना। जैसे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बढ़ेगा तो डेफिनेटली बायोडायवर्सिटी वहां पर बढ़ेगी, तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन करना, जैसा कि इसका मूल काम यही होता है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन करना। फिर है एनवायरमेंटल एजुकेशन को बढ़ावा देना। एनवायरमेंटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी इसका इस एक्शन प्लान के तहत काम किया जाता है। और वाइल्ड लाइफ जो क्षेत्र हैं, वाइल्ड लाइफ रीजन्स में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये कुछ एक काम जो होते हैं वो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के तहत किए जाते हैं। तो अब तक केवल 3 वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बने हैं भारत में, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब अपन वापस बात आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा के रूप में अगर अपन समझें तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क क्या होते हैं? ये वो भूभाग है या समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र भी हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल रीजन भी हो सकते हैं, जहां पर बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है और साथ ही साथ में क्या किया जाता है? सोशियो एनवायरमेंटल वैल्यूज, बायोडायवर्सिटी और सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क करते हैं और इसके अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंसेस बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है ना, जहां पर मानव का किसी तरह की गतिविधियां नहीं होती या सीमित होती है। ऐसे क्षेत्र वो समुद्री क्षेत्र भी हो सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल रीजन भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे क्षेत्रों को अपन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क कह देते हैं। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, IUCN का नाम आप सभी ने सुना होगा। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो IUCN ने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए या प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के लिए इसने क्या किया, इसका एक कमीशन है, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। IUCN के तहत एक काम करता है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, है ना। इसके ऊपर ये काम, ये जो वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया कब बना था? ये 1960 में बना था और इसका हेडक्वार्टर डेफिनेटली ग्लैंड में ही होगा, स्विट्जरलैंड में, है ना। तो ये 1960 में बना था, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया 1960 में बना था। तो इसने क्या करा, इसने 6 कैटेगरीज बनाई, जो प्रोटेक्टेड एरिया की 6 कैटेगरीज में उनको बांटा। ठीक है, तो पहली कैटेगरी हुई कैटेगरी 1, फिर कैटेगरी 2, फिर कैटेगरी 3, फिर कैटेगरी 4, फिर कैटेगरी 5 और लास्ट है कैटेगरी 6। ठीक है, तो इन कैटेगरीज का क्या रोल है बताता हूं आपको। पहली कैटेगरी को इसको पुनः 2 भाग में बांट दिया गया, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, लेकिन मूल रूप से 6 ही कैटेगरी थी। किसकी? प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स की। वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया ने इन 6 कैटेगरीज में इन प्रोटेक्टेड एरियाज को बांटा। अब अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आते हैं वो आपको ध्यान रखिएगा। इन कैटेगरीज के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। जो पहली फर्स्ट ए कैटेगरी है उसको कहते हैं स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, है ना। इसमें स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व्स इसमें आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ए कैटेगरी में। सेकंड ए वाले में कौन सी आती है? वाइल्डरनेस एरिया, वाइल्डरनेस एरिया, बिल्कुल जंगली क्षेत्र आते हैं इसके अंदर। इसमें किसी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। आप जैसे इधर से इधर जाएंगे मानव का गतिविधियां बढ़ती जाती है। कैटेगरी 1 से कैटेगरी 6 की तरह जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे मानव गतिविधियां उन क्षेत्रों में बढ़ती जाती हैं। इधर मानव गतिविधि बिल्कुल नहीं थी, इधर मानव गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो कैटेगरी 1 हो गई। कैटेगरी 2 के अंदर क्या आते हैं? एग्जाम्पल्स क्या आते हैं? नेशनल पार्क्स, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वो कैटेगरी 2 के अंतर्गत आते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी 2 IUCN के द्वारा जो दी गई उसके अंदर नेशनल पार्क्स आते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तीसरा जो होता है कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 में क्या आता है? कैटेगरी 3 में नेचुरल मॉन्यूमेंट्स एंड फीचर्स, जो
प्राकृतिक मॉन्यूमेंट्स है, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स एंड फीचर्स, वो आते हैं कैटेगरी थर्ड के अंदर। कैटेगरी फोर्थ के अंदर क्या आते हैं, हैबिटेट और स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया। हैबिटेट को संरक्षित करने के लिए या स्पीसीज किसी भी प्रजाति को संरक्षित करने के लिए जो इनका मैनेजमेंट करने के लिए जो एरिया आते हैं, जिसका एग्जांपल क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे, वो कैटेगरी फोर्थ के अंतर्गत है। क्योंकि वन्य जीव अभ्यारण्य हमेशा क्या होते हैं, किसी एक प्रजाति को, चाहे वो प्लांट्स की हो सकती है चाहे एनिमल की होती है, उसको बचाने के लिए बनाए जाते हैं। तो कैटेगरी फोर्थ जो है हैबिटेट या स्पीसीज ओरिएंटेड मैनेजमेंट होता है ये, तो इसलिए इनके इसका एग्जाम्पल हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हो गया कैटेगरी सेकंड में। कैटेगरी फिफ्थ के अंदर क्या आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो कैटेगरी फिफ्थ के अंदर आते हैं। और इसके अंदर क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड लैंडस्केप और सीस्केप, बड़ा एरिया, बृहद एरिया आता है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, बड़ा लैंडस्केप होता है या फिर सी स्पेस होता है। तो इन चीजों को अपन क्या कहते हैं, कैटेगरी फिफ्थ के अंतर्गत आते हैं। और कैटेगरी सिक्स के अंदर आते हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया विद सुटेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का अपन सुटेबल यूज कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, तो ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं। लेकिन किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है। इसमें भी आप सस्टेनेबल यूज के हिसाब से आप उसका कर सकते हैं, अपना नेचुरल संसाधनों का उपयोग कर सकते हो, लेकिन इंडस्ट्री किसी में भी नहीं लगा सकते। तो ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो आईयूसीएन के वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज जो 1960 में बना था, उसने 6 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई। इन कैटेगरीज के हिसाब से प्रोटेक्टेड एरिया को क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो इसके ऊपर ये प्रश्न हुए। अब अपन बात करते हैं भारत के प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें अपन, है ना। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न आपको बताता हूं। भारत में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। अब भारत के अंदर जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क किस कानून के तहत बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, 1972 में, वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है ना। तो ये 1972 में बना था और इसके अब तक 2 संशोधन हुए, एक तो हुआ 2003 में और दूसरा 2006 में। तो अमेंडमेंट्स कब हुए ये भी आपको ध्यान रखना है, संशोधन या अमेंडमेंट्स इनमें कब हुए, 2003 में और 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और इसके तहत जो है जितने भी भारत के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य जीव अभ्यारण्य है वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो भारत में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया भारत के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन सी 4 कैटेगरी है वो मैं बताता हूँ। पहला तो है नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वन्य जीव अभयारण्य, ये दूसरी कैटेगरी हुई। तीसरी कैटेगरीज के अंदर कौन से आते हैं, तीसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं कम्युनिटी रिजर्व्स, जो सामुदायिक रिजर्व होते हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स, है ना। और चौथी कैटेगरी के अंदर आते हैं कंजर्वेशनल रिजर्व्स। तो 4 ही कैटेगरीज है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सूचीबद्ध हैं भारत के अंदर। लेकिन इसके अलावा भी भारत में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व भी इसमें आते हैं, दूसरा टाइगर रिजर्व भी इसमें आते हैं और एलिफेंट रिजर्व भी इसमें आते हैं। तो अपने को ये जो तीनों हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं बनाए गए हैं। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क भारत के अंदर इन 4 कैटेगरीज में बांटा गया। टोटल इस तरह से भारत में 7 जो है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की भारत में स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति 2020 के हिसाब से अगर अपन देखें तो देखो अपन 4 कैटेगरीज को अपन देख लेते हैं। पहले नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, अब नेशनल पार्क की भारत में बात करें तो 2020 तक भारत के अंदर कुल नेशनल पार्क कितने हैं, 104 नेशनल पार्क है भारत में। और 2020 तक भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और कम्युनिटी रिजर्व जो भारत में है, कम्युनिटी रिजर्व सामुदायिक जो क्षेत्र है, रिजर्व की क्षेत्र बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कम्युनिटी रिजर्व की संख्या है 127। और कंजर्वेशन रिजर्व जो है भारत में, कंजर्वेशन रिजर्व
वो है 88। तो ये आपको संख्या ध्यान रखनी है कि 2020 तक भारत में कुल कितने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में कितने एरियाज है, प्रोटेक्टेड एरिया भारत में कितने थे सूचीबद्ध, 870 थे कुल। कितने थे, 870। और अगर अपन इसकी प्रतिशत एरिया अगर अपन देखें कंट्री के लिहाज से कि देश का कितना प्रतिशत एरिया इसमें आता है, तो जो नेशनल पार्क है वो जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का नेशनल पार्क में आता है 1.23%। 1.23% क्षेत्र जो है नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर अगर देखा जाए तो भारत के अंदर टोटल 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर उनका एरिया देश के एरिया के कंपैरिजन में किया जाए तो 3.64% भारत के कुल क्षेत्रफल का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंतर्गत आता है। और कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व की अगर अपन बात करें तो कम्युनिटी रिजर्व भारत के अंदर 127 है और इसका कुल क्षेत्र अगर देखा जाए कुल भारत के क्षेत्र का तो 0.02% ही है। ठीक है। और अब अपन बात करें कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व जो है भारत में कुल 88 है और इनका अगर प्रतिशत एरिया देखा जाए भारत में तो वो होता है 0.13%। और अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो भारत में कुल कितना भूभाग जो है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आता है, तो 5.02%। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इस पूरी टेबल से प्रश्न बनते हैं। भारत में कुल कितने नेशनल पार्क है, 104, उसका प्रतिशत एरिया पूर्व कुल भूभाग का इतना प्रतिशत एरिया इसमें आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का इतना प्रतिशत 3.64% जो आता है और 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है भारत में। कम्युनिटी रिजर्व भारत में 127 है और उनका एरिया 0.02% है। और कंजर्वेशन रिजर्व अगर भारत में बात करें तो 88 संख्या है इनकी और 0.13% एरिया। तो अगर आपको कुल प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में भारत में कितने क्षेत्रफल भूमि आती है तो 5.20% भूमि भारत के अंदर इसमें आती है। अब इसके अलावा जो तीन इंपॉर्टेंट जो कम्युनिटी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, बायोस्फीयर रिजर्व। अगर भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो कितने हैं भारत में, कुल अब तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में। और टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं, 50 हो गए हैं। अभी आसाम में बने हैं 1-2, तो वो भी लास्ट इसमें इंक्लूड हो गए। और उसके बाद में एलिफेंट रिजर्व अगर भारत में करें तो एलिफेंट रिजर्व भारत में कितने हैं, एलिफेंट रिजर्व भारत में है 32। तो ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या कितनी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो लेटेस्ट अभी करंट जीके के हिसाब से भी है, तो इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जापान में सन 2010 में COP10 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना, COP10 की फुल फॉर्म क्या था, COP की फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये रेगुलर इंटरवल में विश्व की कई कंट्रीज हैं जो एक ज्वलंत मुद्दों पर बात करते रहते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी 10वीं बैठक हुई थी जापान में और ये कब हुई थी, 2010 में। ठीक है। तो ये हुई कहाँ थी, जापान में एक प्रांत है उसका नाम है एची, AICHI, है ना। इस प्रांत में एक शहर है नागोया सिटी। तो नागोया सिटी में हुआ था जापान के अंदर 2010 में COP10 की मीटिंग हुई थी एची प्रांत में नागोया सिटी के अंदर, है ना। अब इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि एची टारगेट क्या होते हैं, एची टारगेट्स क्या है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। एची टारगेट्स क्या है कि जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए एक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका था बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। COP10 जो हुई थी इसका मूल उद्देश्य क्या था कि लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनानी थी। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी किस लिए बनानी थी, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन करने के लिए। और इसके तहत जो एची जगह पे ये हुआ था नागोया सिटी के अंदर। नागोया सिटी आप सब लोग जानते हैं, नागोया सिटी जापान की बहुत महत्वपूर्ण सिटी है जो मोटर उद्योगों के लिए फेमस है। अब आप जितनी भी गाड़ियां, जैसे टोयोटा की गाड़ियां यहाँ बनती है, मुत्सुबिशी की गाड़ियां यहाँ बनती है, होंडा की गाड़ियां नागोया में बनती है। तो नागोया जो है शहर मोटर उद्योगों के लिए बहुत फेमस है, जापान का शहर है ये। तो ये नागोया प्रांत ये एची प्रांत में होती है, इसलिए इसको एची टारगेट्स जो है इस लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाने के लिए, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एची में ये समझौता हुआ था, इसलिए एची टारगेट कहा गया इनको। ठीक है। और इसके एची टारगेट के अंतर्गत क्या 5 स्ट्रेटेजिक गोल थे, 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स, है ना,
जो 5 रणनीतिक उद्देश्य थे उसको 20 टारगेट्स उसके लिए तय किए गए थे। 20 टारगेट्स, कितने टारगेट्स थे एचईटी के हिसाब से? एचईटी टारगेट्स में 20 टारगेट्स तय किए गए थे कि ये 2020 तक ये सारे टारगेट अचीव करने थे। 2020 तक ये टारगेट अचीव करने थे। तो अब वापस थोड़ा सा रिपीट करो कि 2010 में जापान में COP10 नाम की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम से एक सम्मेलन हुआ था। वो एची प्रांत के नागोया शहर में हुआ था और इसका मूल उद्देश्य था एक लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनाना। किसके लिए? बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए या जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो इस एची में जो समझौता हुआ था उसमें 5 स्ट्रेटेजिक गोल थे। बायोडायवर्सिटी क्यों लॉस हो रही है, इसको कैसे बचाया जाना चाहिए, सारे इस तरह से 5 स्ट्रेटेजिक गोल थे और उसके लिए 20 टारगेट तय किए गए थे। ये 20 टारगेट कब तक अचीव करने थे? 2020 तक अचीव करने थे। अब वापस अपन वहां आते हैं। ये जो मैंने आपको बताया 5.02% भारत के अंदर कुल भौगोलिक क्षेत्र है जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आता है। तो इस एची टारगेट का 11वां टारगेट क्या था? 11वां टारगेट ये था कि सभी राष्ट्रों में उनके कुल भूभाग का 17% जो क्षेत्रफल है वो 2020 तक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आना चाहिए। लेकिन भारत का कितना रहा? केवल 5.202। तो इसलिए इस 17% से अपन पीछे रह गए, है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो अपने को पूछी जा सकती है, एची टारगेट्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार लोग पूछते हैं कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको इसको डिस्कस करते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में क्या मूलभूत अंतर है उसको मैं टेबुलर फॉर्म में आपको बताऊंगा। इसको आपको बहुत ध्यान से याद रहेगा। और इधर अपन पैरामीटर्स देखेंगे कि किन किन पैरामीटर्स के आधार पे अपन इनका अंतर तय करते हैं, ठीक है। तो पहला पैरामीटर जैसा कि मैं आपको बताया, संरक्षण का प्रकार क्या है ना। संरक्षण का प्रकार, है ना, मतलब टाइप ऑफ प्रोटेक्शन उसका क्या है। तो टाइप ऑफ प्रोटेक्शन देखें तो ये क्या करता है, नेशनल पार्क में क्या होता है कि उस भूभाग के अंदर जहां पर ये चिन्हित है उसके अंदर जो भी जीव सारे रहते हैं उन सभी का कंजर्वेशन किया जाता है, उन सभी का प्रोटेक्शन किया जाता है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि प्लांट्स भी होते हैं उसमें, तो प्लांट्स का भी प्रोटेक्शन होगा, एनिमल्स का भी होगा, सबका होगा ना। एक पर्टिकुलर स्पीसीज ओरिएंटेड नहीं होते नेशनल पार्क, है ना। तो ये क्या होते हैं, नेशनल पार्क जो होते हैं वो पूरी कम्युनिटी ओरिएंटेड होते हैं। एक पूरी कम्युनिटी का संरक्षण किया जाता है इसके अंदर। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, एक प्रजाति के संरक्षण के लिए या एक हैबिटेट के संरक्षण के लिए होता है। तो ये क्या होता है, स्पीसीज ओरिएंटेड जो है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क होता है ना। ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जो स्पीसीज कंजर्वेशन किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को कंजर्व कर सकते हैं। ये चाहे वो प्लांट की भी हो सकती है या एनिमल की भी हो सकती है। जैसे अब गोडाउन के लिए जो नेशनल पार्क जो अपना ये नाम तो उसका पहले थी वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेजर्ट नेशनल पार्क, अब नेशनल पार्क के अंदर उसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया, लेकिन पहले नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी तो गोडाउन को बचाने के लिए थी। इसी तरह से जैसे ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ताल छापर में क्या जो ब्लैक बक वगैरह इनको एक पर्टिकुलर स्पीसीज को बचाने के लिए बनाई जाती थी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, एक ही स्पीसीज या एक हैबिटेट को बचाने के लिए ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। जबकि इसमें सारी प्रजातियां, चाहे उसमें टाइगर रह रहा है तो उसमें कोई प्लांट्स की स्पीसीज है तो सबका कंजर्वेशन किया जाता है नेशनल पार्क में। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये वृहद क्षेत्र होता है, इन सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसलिए क्या होता है, इकोसिस्टम ओरिएंटेड रिजर्व होता है ये, इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, है ना। बड़ा लैंडस्केप कंजर्व किया जाता है इसमें, भले वो मैराइन भी हो सकता है या टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। तो बड़ा भूभाग जो इकोसिस्टम ओरिएंटेड, इकोसिस्टम केंद्रित जो है, इकोसिस्टम संरक्षण के केंद्रित से संबंधित होता है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो अंतर पैरामीटर होता है सीमा अगर देखा या बाउंड्रीज उसको देखें तो नेशनल पार्क की बाउंड्री हमेशा डिमार्केटेड होती है, बिल्कुल निश्चित होती है इसकी बाउंड्री क्या है। तो इसकी बाउंड्री क्या होती है, स्पष्ट होती है, स्पष्ट बाउंड्री होती है, सीमा होती है, कानूनी रूप से पूर्णतः स्पष्ट होती है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बाउंड्रीज जो होती है वो पूरी तरह से अस्पष्ट होती है, अस्पष्ट बाउंड्री होती है, प्रॉपर बाउंड्री डिमार्केशन प्रॉपरली नहीं होता। तो इसकी बाउंड्री में प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा रहते हैं यहाँ पर, है ना, इसकी तुलना में, तो यहाँ पर अस्पष्ट बाउंड्री होती है। जबकि इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इसकी भी बाउंड्री क्या होती है, बिल्कुल स्पष्ट होती है, इसकी बाउंड्री भी बिल्कुल चिन्हित होती है, स्पष्ट होती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बाउंड्री स्पष्ट नहीं थी, बाकी दोनों की बाउंड्री स्पष्ट होती है। अब लेजिस्लेशन की अगर बात करें
तो लेजिस्लेशन जो है किस कानून के तहत ये बना, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत नेशनल पार्क बना। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके अंदर बने, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर उसके अंतर्गत बना। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व किसके अंतर्गत बने, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए आपको पता होगा यूनेस्को ने मैब प्रोग्राम चलाए थे, मैब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब चलाए थे, 1971 में। और ये विश्व स्तर पर चलाए थे, सभी देशों को के अंतर्गत ये यूनेस्को के मैब प्रोग्राम चले थे। तो इस मैब प्रोग्राम के तहत क्या होता है, जिस देश में भी ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलेगा तो यूनेस्को उसके लिए फंड भी देता था और उस राष्ट्र की सरकार इस नियमों को मान करके उस पर्टिकुलर एरिया को इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देती थी। तो ये डायरेक्टली इससे लिंक्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट जो है मैप प्रोग्राम के तहत, यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत 1971 में जो लागू किया गया था उससे ये बने हैं। ठीक है, अब उसके बाद लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगर देखा जाए, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन संरक्षण का जो लेवल है, स्तर है, तो इसमें देखा जाए तो इसमें ग्रेटर लेवल है ना, ग्रेटर लेवल ऑफ कंजर्वेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इसकी बाउंड्री चिन्हित होती पूर्णतया से, और ह्यूमन इंटरफेरेंस जो होता है, मानव का जो गतिविधियां इसके अंदर बिल्कुल नहीं होती हैं, इसलिए इसका प्रोटेक्शन जो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन का लेवल बहुत हाई होता है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर क्या होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन होते हैं, है ना, मानव खेती भी करता है वहां पर, मानव पशुपालन भी करता है, चराई भी करता है, उस एरिया में जा सकता है ना, और जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर की जो गाइडलाइंस के तहत जो है वो उसका उपयोग कर सकता है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। इसकी तुलना में इसमें प्रोटेक्शन का लेवल कम होता है, जबकि इसमें भी क्या होता है, नेशनल पार्क की तरह ग्रेटर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर जो पूछा जाता है वो ये होता है कि इसका जो है डिमोशन और प्रमोशन। तो अगर देखा जाए तो नेशनल पार्क को कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, नहीं, इसको डिमोशन नहीं किया जा सकता इसका, है ना। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कभी नहीं बनाया जाता। एक महत्वपूर्ण, इन दोनों के हिसाब से महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण अंतर है, जैसा कि आपको पता है कि IUCN स्टेटस अगर देखें, IUCN स्टेटस देखें तो नेशनल पार्क कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत आते हैं, IUCN की कैटेगरी सेकंड के अंदर नेशनल पार्क आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये बहुत महत्वपूर्ण है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी 4 के अंदर आते हैं, जो IUCN के प्रोटेक्शन स्टेटस है उसके अंदर कैटेगरी 4 में आते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो कैटेगरी 5th में आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है इनमें महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है ना। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भारत के अंदर, तो मैं इसको डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम स्टेट वाइज कौन कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो अपन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अभी कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में वो बताता हूँ। अगर अपने पूछे कि विश्व का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये है येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये कहां पर है, USA में है, और ये बना था 1872 में। और यहाँ पर क्या, गर्म पानी के चश्मे जो गीजर्स है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बहुतायत में है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला। और अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए, ये है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। ये जो है इस नेशनल पार्क से भी 77 टाइम्स बड़ा है ना, सबसे बड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में अगर पूछें भारत का सबसे बड़ा या भारत का सबसे पहला, अपन शुरुआत ऐसे कहते हैं, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, तो भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क 1936 में बना था, और ये नेशनल पार्क था भारत का ये नेशनल पार्क था हेली नेशनल पार्क, है ना, हेली नेशनल पार्क। ये हेली नेशनल पार्क 1936 में बना था, फिर इसी का नाम बाद में कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये बंगाल टाइगर को बचाने के लिए बनाया गया था। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछते हैं, भारत का पहला हेली नेशनल पार्क था जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा गया। और ये है कहां पर, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। ठीक है, ये भी कई बार ध्यान रखिएगा, नैनीताल जिले में, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। ठीक है, उसके बाद में जो है भारत का प्रथम हो गया, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है,
भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है, पहले तो जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांट दिया ना, यूनियन टेरिटरीज बन गई, तो अब ये लद्दाख में है। लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेमिस हाईलैंड, हेमिस हाईलैंड नेशनल पार्क। ये लद्दाख में है, सबसे बड़ा भारत का। और अब पूछे कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क। अब एक और प्रश्न पूछते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो भारत में जो अगर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, और है 9 नेशनल पार्क है। इसी तरह से अंडमान निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार में भी 9 नेशनल पार्क है। अब ये यूनियन टेरिटरी है और ये ये स्टेट है, तो आप क्वेश्चन पूछे तो उस वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अपने एक एक के बारे में सब अपन जब स्टेट वाइज पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न ये आता है कि भारत की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? भारत की, अब नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो भारत की बात करें तो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी? ये 3 चीजें ही पूछते हैं ज्यादातर। तो भारत की फर्स्ट जो नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है वेदांथंगल लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, वेदांथंगल लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये भी 1936 में बनी थी, जब हेली नेशनल पार्क बना वही 1936 में, ये भी 1936 में बनी थी। अब कई लोग कहते हैं कि इसका जो सेंथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फर्स्ट बताते हैं भारत की, लेकिन सेंथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उसका दर्जा जो मिला था वो 1976 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला था। उससे पहले भी कंजर्वेशन होता था, वहां पे प्रोटेक्शन होता था स्पीसीज का, लेकिन उसको दर्जा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 1976 में मिला, इसलिए वो उसको नहीं मानेंगे और वेदांथंगल और लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मानेंगे फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भारत की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आप सभी जानते होंगे, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ जो है सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो एशियाई गधों के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और भारत की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अगर पूछे तो सबसे छोटी है मयूरेश्वरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, पुणे के पास बारामती जगह में, महाराष्ट्र में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब एक और प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा किस जगह पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जैसे आप सब लोगों को पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं, है ना। और ये 572 द्वीप में बहुत सारे द्वीप तो ऐसे हैं जहां पर कभी इंसान रहता ही नहीं है, अनवेंड है, तो उनमें से जो है 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित कर दी गई। तो भारत में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? अंडमान निकोबार में। तो ये एक बेसिक फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, मैंने आपसे डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब अपन अगले लेक्चर में स्टेट वाइज हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क की खूबियां और उनकी बातें करेंगे। धन्यवाद मित्रों।